बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पीरियड्स आते हैं और कहीं ना कहीं समय से लेट आते हैं और कभी ना कभी समय से पहले आ जाते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है? मानसी, इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। और ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। पीरियड्स के समय पे साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल, हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर महिलाओं में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन ऑफ कोर्स करना चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशन से अबॉर्शन कराते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किट यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैम, तो सही क्या होता है? ऑफ कोर्स अगर 8 वीक मतलब 8 वीक जेस्टेशन से 6 to 8 वीक जेस्टेशन या 10 वीक्स तक है तो हम लोग दवा की बात करते हैं, जिसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल। प्रेगनेंसी का सही समय मैं तो कहूँगी कि 23 से लेकर 30 तक। और अगर आप एग्जैक्ट एज बोलें तो मैं कहूँगी कि 25 ईयर्स या 23-25 ईयर्स के बीच में प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। बिकॉज उस वक्त का जो एग्स होता है औरतों में वो बहुत ही गुड क्वालिटी एग्स होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। फिट है तो हिट है प्रोग्राम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपने इस खास प्रोग्राम में अपने साथ एक खास गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आई हूं। जी हां, हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विनीता सिंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। महिलाओं से जुड़ी संबंधी और समस्याओं के बारे में आज हम मैम से चर्चा करेंगे और खास बातचीत करेंगे। मैम, हमारे फिट है तो हिट है प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच। मैम, आज महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी। बहुत सवाल है मेरे पास जो कि एक लड़की और एक महिला के मन में रहता है, बट कहीं ना कहीं वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने में डरती हैं। सबसे पहले मैम आप यही बताइए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने में डरती हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या बोलेंगे? ऐसी डरने की बात तो नहीं है मानसी। और जब कोई हमसे मिलने आती हैं तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसके प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि उन्हें हमें मिलने में खुशी होनी चाहिए, न कि डरना चाहिए। दे शुड कम टू अस। ओके मैम। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा पीरियड्स से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पीरियड्स आते हैं और कहीं ना कहीं समय से लेट आते हैं और कभी ना कभी समय से पहले आ जाते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है? मानसी, इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। और ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। एडोलेसेंट से लेकर के आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप तक किसी भी महिला में हो सकता है। और हर समय में उसके होने का कारण अलग अलग होता है। जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में यूजुअली हम लोग PCOD के केस में देखते हैं कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होते हैं यूजुअली, बट और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यूजुअली एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड या इन्फेक्शन, ये सब रीज़न होता है जिसमें हम लोग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पाते हैं। और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है, कभी कभी मैलिग्नेंसी है, इन्फेक्शन है, कोएगुलोपैथी है। तो ये सब रीज़न होता है जिससे एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है। और ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कि वो हमें तुरंत कांटेक्ट करें और हम उसका निदान उन्हें देंगे, उन्हें हम ठीक कर देंगे। मैम, इसके बारे में तो आपने बता दी। और मैम, बहुत सारी ऐसी महिलाएं और लड़कियां होती हैं जिन्हें पीरियड्स में या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते हैं और या तो एकदम कम होते हैं। तो क्या मैम ये कोई बीमारी का कारण है? ऑफ कोर्स, ज़्यादा ब्लीडिंग होना या कम होना ये दोनों ही प्रॉब्लम है। कारण बहुत सारे हैं, जैसे इन्फेक्शन है, PCOD है जो मैंने बताया लड़कियों में एडोलेसेंट एज ग्रुप्स में, तो उसे हमसे मिलना चाहिए क्योंकि Yes. मैम कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी का भी कारण बिल्कुल, एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर PCOD होता है तो वो आगे चल करके उस महिलाओं में डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओबेसिटीज़ होने का बहुत कारण वो आगे बढ़ हो सकता है। तो ऐसे हालत में हम एडोलेसेंट गर्ल्स को बोलते हैं कि वो हमसे मिलें। और मेरा एक जो उन्हें मैं मैसेज देना चाहूँगी
कि आजकल क्यों ज़्यादा हो गया है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका थोड़ा हम लोग थोड़ा ज़्यादा ओवर डायग्नोसिस भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि इसका डायग्नोसिस हो। और हम लड़कियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को कहना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल को चेंज करें। अभी जो आप कहीं लाइफस्टाइल को चेंज करें तो मैं 1 मिनट आपसे जानना चाहूँगी, कैसे लाइफस्टाइल लड़कियों को रखनी चाहिए या महिलाओं को? सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें। दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर बैठे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, और बैठकर जो खाना खाते हैं हम लोग, जो जंक फूड लेते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करें। जंक फूड लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का नहीं करना, डाइट, हेल्दी डाइट नहीं लेना, ये सब रीज़न है मानसी जिससे ओबेसिटी बढ़ता है, और ओबेसिटी बढ़ने से पीसीओडी होता है। मैम, पीरियड्स के समय पे साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल, हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर महिलाओं में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन ऑफ कोर्स करना चाहिए। और सैनिटरी पैड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो किस तरह के सैनिटरी पैड्स को यूज़ करें, और सबसे बड़ी बात है उसको डिस्पोज कैसे करें। ये दोनों ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। मैम, प्रेगनेंसी का सही समय क्या होता है? प्रेगनेंसी का सही समय मैं तो कहूँगी कि 23 से लेकर 30 तक। और अगर आप एग्जैक्ट एज बोलें तो मैं कहूँगी कि 25 इयर्स या 23-25 इयर्स के बीच में प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। बिकॉज उस वक्त का जो एग्स होता है औरतों में, वो बहुत ही गुड क्वालिटी एग्स होता है। तो उस वक्त के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत आप कह सकते हैं कि एबॉर्शन होने के चांसेस कम होता है। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ब्रेनी होते हैं, इस गुड क्वालिटी एग्स के साथ बेबी होता है। और इवन मेल के साथ भी मैं कहूँगी कि 28 इयर्स इज़ द बेस्ट एज। वो उस एज में या उसके पहले, 25 से 28 के बीच में शादी होनी चाहिए और प्रेगनेंसी भी होना चाहिए। मैम, अभी आपने अबॉर्शन के बारे में बात की, तो अबॉर्शन को लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशन से अबॉर्शन कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किट यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैम, तो सही क्या होता है? ऑफ कोर्स अगर 8 वीक जेस्टेशन से 6 to 8 वीक जेस्टेशन या 10 वीक्स तक है, तो हम लोग दवा की बात करते हैं, जिसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, मिफेप्रिस्टोन एंड मिज़ोप्रिस्टोल। हम लोग उस दवा को देते हैं और हम बताते हैं कि आपको कैसे खाना है, लेकिन इसके साथ हम ज़रूर बोलते हैं कि दवा खाने के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। मतलब आप ये ना समझिए कि आपने दवा खा ली और कंप्लीट एबॉर्शन हो गया। कभी कभी किसी केस में नहीं भी होता है एबॉर्शन, या मिस्ड एबॉर्शन होता है, या इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि तुरंत डॉक्टर से मिलें। और अगर सब कुछ ठीक है तो हम कहते हैं कि आप 7 डेज़ के बाद, 1 वीक के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड कराकर हमसे मिले कि कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है कि नहीं। तो मैम, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई भी महिला या लड़की किट यानी दवा से अबॉर्शन करवाती है या फिर करती हैं, तो वो पूरी तरीके से सेफ नहीं होता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सेफ़ नहीं होता है, बट सबों के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं सतर्क करना चाहूँगी उन लोगों को कि आप दवा दुकान से लेकर यूं ही न खा लें। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर दवा लें, और हमारे अनुसार चलें कि आप जैसे 7 दिन के बाद आप अल्ट्रासाउंड करा लें, करा कर दिखलाएं कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है कि नहीं। या आप अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएटली तुरंत हमसे मिलें, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो हमसे तुरंत मिलें, ताकि हम उसका निदान कर सकें। तो जैसा कि मैम ने भी बताया कि ऐसे ही मेडिकल शॉप से दवा लेकर नहीं यूज़ करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर और उनके परामर्श के साथ दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि अगर आईवीएफ को साफ लैंग्वेज में, एकदम क्लियर लैंग्वेज में समझाना चाहे तो उसको कैसे समझाएंगे? ऐसा है मानसी की प्रेगनेंसी के 3 तरीके होते हैं। एक तो नेचुरल वे में होता है, जो हम लोग कहते हैं कि आप ओवुलेशन टाइम में आप लोग हस्बैंड वाइफ साथ रहें। आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन, हमने सारे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो हम कहते हैं। अगर नेचुरल वे में कंसीव नहीं कर पा रही हैं, फिर हम बात करते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की। और अगर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं होता है तब हम बात करते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ का मतलब होता है कि हम लेडीज़ के जो
ओवरीज उसमें जो अंडे बनते हैं हम इंजेक्शंस देते हैं और इंजेक्शन दे करके हम मल्टीपल अंडे बनाते हैं, गुड क्वालिटी अंडे बनाते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट से हम सारा अंडे जो है ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर इन विट्रो का मतलब है कि हम जो स्पर्म और अंडे का जो मिलन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम बाहर करते हैं और बाहर करने के बाद हम 2 डेज़ एम्ब्रियो या हम 5 डेज़ एम्ब्रियो को पुनः हम लेकर एक ट्यूब से एक कैथेटर के थ्रू हम यूट्राइन कैविटी में डाल देते हैं। तो इससे हम कहते हैं IVF। मैम एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि ओबेस्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में क्या अंतर है? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इसे हिंदी में कहते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग। तो स्त्री का मतलब होता है कि स्त्री रोग संबंधी जो भी हो, जैसे जो भी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वल्वा, विजाइना, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसको हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजी। और प्रसूति मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो बातें होती हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। मैम स्पर्म का आइडियल नंबर क्या होता है और वो कैसे काउंट किया जाता है? 15 मिलियन पर ml इस ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर पहले 20 कहते थे कि 20 मिलियन पर ml काउंट होना चाहिए स्पर्म काउंट, बट अभी हम लोग 15 मिलियन पर ml काउंट को भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। मैम आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अल्कोहल, स्मोकिंग लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो इसको लेकर अब क्या खास संदेश देना चाहेंगी वैसी लड़कियों और महिलाओं को? बिल्कुल मैं तो कहूँगी कि अल्कोहल या टोबैकोज या बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी घटता है, इससे कार्सिनोमा होने का चांसेस रहता है, जैसे लंग कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का होना, ओवेरियन कैंसर होना, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इनफर्टिलिटी पर। जैसे बच्चा अगर किसी को नहीं हो रहा है तो इससे इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट ओवरी पर है, तो अंडे का क्वालिटी घट रहा है, या इवन मेल्स में हम लोग कहते हैं कि उसका स्पर्म्स पर असर पड़ रहा है। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी सबों को कि कृपया प्लीज़ अल्कोहल न लें अगर संभव हो तो। तो आपने सुना जैसा मैम ने बताया कि अगर संभव हो तो कम से कम अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लड़कियां या महिलाएं स्मोक ज़्यादा करती हैं, नशा या एडिक्टेड बहुत ज़्यादा है, तो उनका असर जो है वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर पड़ता है। मैम आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है लाइक कॉस्मेटिक, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगी? यस मानसी, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अभी काफ़ी अपकमिंग है, और अधिकांश महिलाओं में देखा गया है कि एक एज होने के बाद आफ्टर 40 इयर्स या 40 इयर्स के पहले भी कभी कह सकती है, इनकॉन्टिनेंस मतलब कि यूरिन का लीक करना, ये बहुत ही शर्मनाक औरतों में रहता है और यूजुअली सभी औरतों में पाया जाता है, अधिकांश औरतों में पाया जाता है। मतलब मैं तो कहूँ कि 100% औरतों में, मैंने जो कहा कि सभी औरतों में, तो यूजुअली सभी औरतों में पाया जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और कभी कभी मिक्स इनकॉन्टिनेंस भी होता है। ऐसे कंडीशन में इस कॉस्मेटिक गायनी जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी से करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, और ये नॉन इन्वेजिव है। इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का कम होना, या फिर वेजाइनल टाइटनिंग होना, वेजाइनल रिजुविनेशन हम लोग कह सकते हैं, वो इस मशीन के द्वारा होता है। और इसका बहुत नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, और मैं अभी अपने यहाँ कर भी रही हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैं कर रही हूँ, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड एंड अमेजिंग। तो मैं औरतों में कहूँगी कि अगर उन्हें थोड़ा भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो वो हमारे पास आएँ, और ये नॉन इन्वेजिव है, यहाँ कोई ऑपरेशन जैसी कोई बात नहीं है। आप बस घूमते टहलते आएंगी और आप आधा घंटा हमारे साथ बिताएंगी, वो इसमें अपना व्हाट्सएप देखते हुए और अपना मोबाइल देखते हुए, वेरी कैजुअल वे में, और हम कॉस्मेटिक गानी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा हम वेजाइनल रिजुविनेशन करते हैं, जिससे उन्हें मल्टीपल फ़ायदा है। वेजाइनल टाइटनिंग तो होगा ही, इन्फेक्शन का चांसेस कम होगा, और साथ में जो इनकॉन्टिनेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नया लेटेस्ट आया है, तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। मैम इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते? नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट अभी तक मैंने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है मानसी से, नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट है। और हमारे यहाँ मैंने कॉस्मेटिक गायनी मैंने शुरू किया है, इसके साथ मुझे लगा कि क्यों नहीं एस्थेटिक पार्ट को भी शुरू किया जाए।
तो कॉस्मेटिक गायनी तो मैं कर रही हूँ, बट हमारी एक काउंटर पार्ट है, वो अभी देखती हैं, एस्थेटिक चीज़ देखती हैं, एस्थेटिक पार्ट देखती हैं, जिससे सारे नॉन इन्वेजिव टेक्निक, जिसमें कोई बोटॉक्स, कोई थ्रेड, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, एंड वेरी नेचुरल वे में हम लोग फेस लिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग बॉडी टाइटनिंग, बॉडी स्कल्पटिंग कर रहे हैं, फेस का ग्लो बढ़ा रहे हैं, और बॉडी टाइटनिंग और सब सारा स्मैश में, जैसे ये प्रोसीड्यूर्स हैं, फॉर्मा, ल्यूमिका, स्मैश, जो आजकल दिल्ली, मुंबई या बाहर कंट्रीज़ में हो रहा है, इसको हम लोग पटना में लेकर आए हैं। तो मैं आप सबों से कहूँगी कि आप एक बार आएँ यहाँ और आप एक्सपीरियंस करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और ये जो हमारा सेंटर है केयर नर्सिंग होम, इनफैक्ट हम यहाँ गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स तो कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, बट इसके साथ मैं कॉस्मेटिक गायनी और एस्थेटिक पार्ट भी हमारे यहाँ हो रहा है। तो एक लेडी अगर हमारे यहाँ आएंगी तो उनके सारे रिक्वायरमेंट को हम देख लेंगे, और अगर उन्हें IVF टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो फिर हमारी डॉटर है डॉक्टर स्मृति स्पर्श, हमारा सेंटर है सगुना मोड़ में, विंग्स IVF, डॉक्टर स्मृति जो IVF कर रही हैं, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। मैम, जो भी आपने जानकारी दी है उसको सुनने के बाद शायद बहुत सारी महिलाओं को ये लग रहा होगा कि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मानसी, उसके चार्जेस अगर आप वो सब सारे चीज़ जाकर दिल्ली और मुंबई में कराओ तो रियली चार्जेस हैं, बट हम लोगों ने चूँकि बिहार में अभी शुरुआत है तो हम लोगों ने चार्जेस को एकदम 50% पर रखा है। तो जो भी चार्जेस एक सेशन का है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 to 25,000, डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का सेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो ये हमारी बहनों के लिए है कि हम बहुत ही कम, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पर, आप अगर कहें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम यहाँ कर रहे हैं, और अगर आप इसी को जाकर आप दिल्ली मुंबई में कराएंगे तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो मैं इसको लेकर आई हूँ और मैं आप सबों से कहूँगी कि आप लोग आएँ और देखें कि कैसे हम लोगों का सेंटर, कैसा सेंटर है और हम लोग किस तरीके से करें। दैट इज़ रियली वेरी गुड, दैट इज़ रियली अमेजिंग, आई विल से। जो भी हमारे यहाँ कर करा रही हैं तो कह रही है कि दैट इज़ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा है। मैम, मैं आपसे चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार अपना एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि जो लोग अगर विजिट करना चाहें तो वो कर सकें। केयर नर्सिंग होम, मैं डॉक्टर विनीता सिंह, केयर नर्सिंग होम है हमारा कदम कुआं में, और मैं प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज कब्ज़ गायनी डिपार्टमेंट में। और केयर नर्सिंग होम हमारा है जिसमें एक अंडर वन रूफ हम लोग सब कुछ कर रहे हैं फॉर लेडीज़। एंड अबव ऑल मैं कहना चाहूँगी कि वी आर डूइंग एवरीथिंग इन अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इन अ वेरी हाइजीनिक एंड वेरी मेथोडिकल वे। सो आप आएँ और देखें, ये कदम कुआं में है। थैंक यू वेरी मच मानसी फॉर सच वंडरफुल क्वेश्चंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अगर मैम ने जो भी जानकारी दी है, अगर उसके बारे में अगर आपको और भी अच्छे से जानना है, इसके बारे में और डिटेल के साथ अगर आपको जानना है तो ज़रूर मैम के क्लिनिक पर विजिट करें। ऐसे ही प्रोग्राम मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आते रहूँगी। तो थैंक यू, फिट है तो हिट है प्रोग्राम में बने रहने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।